नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ज्ञान है अमूल्य तत्व, ज्ञान है प्रकाश, ज्ञान ही रक्षा करे, ज्ञान ही दे विश्वास। वो जो सभी के लिए आरोग्य जीवन संभव करे, वो ज्ञान है आयुर्वेद का विज्ञान। आप सभी को बता दें कि धन्वंतरि जयंती के दिन हर वर्ष मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, एक दीर्घायु और आरोग्य जीवन का उपहार सभी को देता है। ये विज्ञान हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और न सिर्फ हमारे देश के लोगों के लिए बल्कि अब विश्व पटल पर भी अन्य देशों में भी आयुर्वेद अपने विज्ञान का विस्तार कर रहा है। किस तरह से ये सभी प्रयास संभव हो रहे हैं, जानेंगे विशेषज्ञों से। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि क्या महत्व है आयुर्वेद के विज्ञान का हम सभी के जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और आरोग्य के लिए। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान है जो स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में उपयोगी है। सभी में आयुर्वेद के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरि जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद और उसके अद्वितीय उपचार सिद्धांतों की शक्तियों पर सभी का ध्यान केंद्रित करना है। आयुर्वेद दिवस अब एक वैश्विक पहल बन गया है। इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस समारोह का विषय वैश्विक स्वास्थ्य में आयुर्वेद के योगदान को नए आयाम देना है। आयुर्वेद स्वस्थ रहने का महामंत्र है जो आरोग्य जीवन, रोगों से बचाव और बेहतर जीवन प्राप्त करने में सहयोगी है। आयुर्वेद कई सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसका महत्वपूर्ण और प्रथम सिद्धांत है त्रिदोष। आयुर्वेद में शरीर के 3 प्रमुख दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन 3 दोषों का असंतुलन रोगों का कारण बनता है। आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों, प्राकृतिक औषधियों, आहार और दिनचर्या के माध्यम से उपचार किया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन होता है। आयुर्वेद रोग का जड़ से उपचार करता है। आयुर्वेद का लक्ष्य केवल रोग के लक्षणों का उपचार करना नहीं है, बल्कि रोग के मूल कारण को दूर करना है। इसमें व्यक्ति की जीवन शैली, आहार व मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य संवर्धन को प्राथमिकता दी जाती है। सभी को रोगमुक्त जीवन के लिए आयुर्वेद को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। इस बार आयुर्वेद दिवस पर आयुष मंत्रालय की नवीनतम पहल भी उजागर की जा रही है। आयुष मंत्रालय की नवीनतम पहल में आयुष ग्रिड के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयुर्वेद संबंधी ज्ञान को सभी लोगों तक आसानी और सुलभ तरीके से पहुंचाया जा रहा है। इसमें आयुर्वेद योजना, आयुष अनुसंधान पोर्टल और नमस्ते पोर्टल जैसी प्रमुख पहल शामिल हैं। आयुर्वेद आरोग्य, निरोगी और स्वस्थ जीवन का एक प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो इस प्राचीन ज्ञान से कैसे अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इस ज्ञान का लाभ सभी को मिल पाए, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर शालिनी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, एंड डॉक्टर मनोज नेसरी, एडवाइजर आयुर्वेद, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं।
आयुर्वेद एक ऐसा महामंत्र है जिसका लाभ सभी ले सकते हैं। इस विज्ञान को विस्तार से समझते हैं विशेषज्ञों से, और इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं या फिर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 2 नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23387031 और 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए इस ज्ञान का, विज्ञान का प्रकाश हम सभी के जीवन में उतारें, अपने जीवन को प्रकाशमान करें और समझें कि आयुर्वेद हमारे लिए कितना महत्व रखता है और किस तरह से हमारे जीवन को लाभान्वित कर सकता है, कैसे उसमें बदलाव कर सकता है। सबसे पहले डॉक्टर मनोज नेसरी आपसे समझना चाहेंगे, 29 अक्टूबर को इस बार धन्वंतरी जयंती के दिन 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। कितना महत्व आप मानते हैं आयुर्वेद दिवस का और किस तरह से उपयोगी है आयुर्वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हम सभी को इससे लाभकारी करने के लिए? जी नमस्कार। आपके माध्यम से मैं सर्वप्रथम भारत के पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व के वासियों को धन्वंतरी जयंती की उपलक्ष्य में और आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आयुर्वेद दिवस जैसे आप जानते हैं कि ये 2016 से करना शुरू कर दिया, और उसका कारण ये है कि जो धन्वंतरी जी हैं और धन्वंतरी जी के उपलक्ष्य में धनतेरस मनाई जाती है, और धन्वंतरी ये आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, और इसलिए इस जो धन्वंतरी जयंती है या धनतेरस है उस दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद जो है वो सारे व्यक्तियों के लिए, सारे सृष्टि के लिए ये महत्वपूर्ण है। जैसे इसके नाम में ही लिखा है कि आयुर्वेद मतलब आयुः वेद, कि जो पूरे हमारी जो जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति का ज्ञान है कि हमने जीवन कैसे जीना है। तो इसमें मनुष्य का भी स्वास्थ्य है, प्राणी मात्रों का भी स्वास्थ्य है, वनस्पतियों का भी स्वास्थ्य है, और पूरी सृष्टि का, इन पंच महाभूतों का स्वास्थ्य है। तो ये एक सभी के लिए है, और ये किसी भी धर्म, जाति और वो एथनिसिटी इसके परे हैं, और ये विश्व के सारे लोगों के लिए है, ये केवल किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। और इसलिए हमने इसको पूरे विश्व में इस प्रकार से उसको मनाना शुरू कर दिया, ताकि सारे लोग जो है वो उसका लाभान्वित वो हो उसके कारण, और हमारी जो सृष्टि है वो सृष्टि और हमारा पूरा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो। जी, और इसीलिए कहा जाता है आयुर्वेद का जो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, ये सभी जो नियम हैं ये हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। वैद्य त्रिगुणा जी आपसे समझना चाहेंगे, वर्तमान युग की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं, और कई तरह के जीवन शैली से संबंधित रोग सभी के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं। किस तरह से यदि अपने आहार, विहार और विचार में बदलाव किया जाए तो ये जो रोग हैं जो जीवन शैली से संबंधित हैं, इनकी संभावना को कम किया जा सकता है। कैसे बताना चाहेंगे महत्व वर्तमान युग में क्यों और भी आवश्यकता है कि हम सभी आयुर्वेद का पालन करें या उसे अपने जीवन का एक भाग बना लें? देखिए, ऐसा है कि आयुर्वेद के माध्यम से जो हमारा पद्धति है, त्रिदोष पद्धति भी है, हमारे अपने आहार और विहार है। जैसे पर्यावरण की बात हम करते हैं तो आज जैसे दिल्ली में आज हम देखते हैं या पूरे देश के अंदर पर्यावरण बहुत ख़राब हो गया है, हमारा बहुत ज़्यादा हवा दूषित हो चुकी है। तो इसलिए हम आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों को ये बता सकते हैं कि किस प्रकार उनको स्वस्थ रहना है। जी, जो हमारी ऋतु परिवर्तन होते हैं, हर 2 महीने में हमारे ऋतु परिवर्तन हो जाता है। तो आजकल जैसे अब शरद ऋतु शुरू होती है तो ऋतु के मुताबिक हमको क्या आहार लेना है, क्या विहार करना है, ये हमको सारे लोगों को बताते हैं कि वो अपने जीवन शैली में क्या बदलाव लाएं। हमको खाने पीने के लिए, रहने के लिए ऋतु के मुताबिक जब हम चेंजेस करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और ये जो अब शरद ऋतु शुरू हुई है और पूरे जो 4 महीने अगले होंगे, इस शुरू के काल में अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम अपना खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो अगले जो 4 महीने होंगे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ भी रहेगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से, और हम पूरे 4 महीने अपने शरीर को अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं। जी डॉक्टर शालिनी, इसको एक चिकित्सा पद्धति के रूप में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रोग जिनको ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अगर सिद्धांतों की बात की जाए, जब किसी भी तरह के रोग का उपचार आयुर्वेद में किया जाता है तो कौन से वो मुख्य सिद्धांत हैं जिनके आधार पर उपचार की जो योजना है वो बनाई जाती है? क्योंकि आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि सिर्फ रोग का नहीं बल्कि रोगी का उपचार है। क्या फ़र्क आप देखती हैं जब किसी भी एक रोग के लिए दो विभिन्न व्यक्तियों का उपचार करते हैं? आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आयुर्वेद का सार है। यहाँ पर जैसे आपने बताया कि रोगी की ही चिकित्सा की जाती है, एक ही रोग है परंतु दो अलग अलग व्यक्तियों में उत्पन्न होने पर हम उनकी प्रकृति के अनुसार देखेंगे, उनमें कारण क्या क्या थे। लोगों में अलग अलग कारण होंगे उन रोगों की उत्पत्ति के, तो उन कारणों का विश्लेषण करेंगे। उन कारणों का हटाना, निदान परिवर्जन, ये चिकित्सा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो आयुर्वेद विशेष रूप में बल देता है। फिर उसके अलावा हम उसकी प्रकृति, अग्नि और अन्य भाव जो हैं उनको देख करके फिर हम जो है चिकित्सा का निर्धारण करते हैं औषधियों के साथ साथ। जी, डॉक्टर मनोज नेसरी, इस बार आयुर्वेद दिवस के अगर मुख्य बिंदु देखे जाएं, एक बड़ी उपलब्धि इसको माना जा सकता है कि 150 से अधिक देश इस बार भागीदारी निभाएंगे। किस तरह से देखते हैं भारतीय प्राचीन ज्ञान अब सिर्फ ना हमारे देश के लोगों के लिए बल्कि विश्व पटल पर भी, जो आपने कहा कि ग्लोबल हेल्थ की बात हो रही है कि सभी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, सभी स्वस्थ रहें, किस तरह से इसका विस्तार, प्रसार और प्रचार किया जा रहा है? जी, इस बार का जो थीम जो हमने ली है वो है आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, जिसको कहा जाए कि विश्व स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का नवाचार। तो जो अलग अलग जो इनोवेशंस है, क्योंकि अभी की जीवन पद्धति है ये प्राचीन काल से अलग है। कई सारे जो बीमारियां हैं वो बीमारियां पहले नहीं थी, लेकिन वो आज वो सारी व्याधियाँ जो है वो है और वो नई नई व्याधियाँ आ रही है। और इसमें जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, डोसेज फॉर्म्स है, तो कई सारी जो विधियाँ जो है वो नई चाहिए। और ये नए जो जितने भी ये इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने लिए हैं और पिछले 10-15 साल में उसमें काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है और ये सारा जो है वो ग्लोबल हेल्थ को सामने रखते हुए हमने किया है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कि जो यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसमें जैसे ये जो न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन है ये है SDG 2 कहा जाता है, SDG 3 मतलब हेल्थ एंड वेलनेस। तो उसके एक एक अंग को सामने रखते हुए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं और इसमें कई सारे इनोवेशन हुए हैं। और ये जो इनोवेशंस है ये पूरे समाज के लिए, पूरे ग्लोब के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसी के कारण आज आयुर्वेद का जो एक रिकग्निशन है, आयुर्वेद को जो मान्यता है और उसका जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, ये केवल भारत में नहीं है, ये केवल पूरे विश्व में है। अभी जो एक NSSO के माध्यम से जो सर्वे किया गया उसमें ये सामने आ गया कि 95% जो हमारे पॉपुलेशन जो है भारत का वो आयुर्वेद का प्रयोग करता है, आयुर्वेद के बारे में वो जानते हैं। तो इतना सारा आयुर्वेद का महत्व है। तो ये सारा जो इनोवेशन है, ये इनोवेशन समाज के सामने लाना, क्योंकि आज भी लोग समझते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं है, अनुसंधान नहीं है। तो ये जो अनुसंधान इतना सारा जो हुआ है ये सामने लाना, ये एक्चुअली इसका एक उद्देश्य है। मैं आपके माध्यम से पूरे समाज को ये बताना चाहूँगा कि आयुष का एक रिसर्च पोर्टल है और आयुष रिसर्च पोर्टल जो है उसमें आज 40,000 से अधिक जो अलग अलग पब्लिकेशंस है, रिसर्च पेपर्स है, वो आज वहाँ पे उसमें अपलोड किया गया है। और दूसरा एक डेटाबेस है जिसको धारा कहते हैं, उस धारा में 50,000 से ज़्यादा अलग अलग रिसर्च पेपर्स है, इसको वहाँ पे अपलोड किया गया है। तो काफ़ी सारा जो रिसर्च है, इनोवेशन है, ये इसमें हो रहा है और इसके माध्यम से, ये आयुर्वेद दिवस के माध्यम से इसको हम प्रचालित करना चाहते हैं। जी, साथ ही WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी स्थापित किया गया है और इस तरह के कई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे आयुर्वेद का जो विज्ञान है वो न सिर्फ जन जन तक पहुंचे बल्कि वो लोग जिन्हें ये लगता है कि साइंटिफिक एविडेंस इसमें कुछ कम होते हैं, तो बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे हैं, अलग अलग बीमारियों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से ये विज्ञान हम सभी को अलग अलग रोगों में योगदान दे सकता है उनको ठीक करने के लिए। और सपोर्टिव थेरेपी के तरह भी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें रोगी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पर जानकारी की कुछ और बातें जान लेंगे और ये सिलसिला जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है टोटल हेल्थ के इस विशेष अंक में। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद के महत्व के बारे में। वैद्य त्रिगुणा जी, ये कहा जाता है कि जब भी कोई व्याधि या रोग उत्पन्न होता है तो उसका जो समाधान है वो भी कहीं ना कहीं उसके आसपास या उससे संबंधित ही होता है। आजकल वायु प्रदूषण काफ़ी अधिक हो गया है और बहुत से लोग हैं जो कई तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वसन संबंधित समस्याएं परेशान कर रही हैं, जिनको इस मौसम में और इतने प्रदूषण के साथ क्या अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है? कुछ उपाय बताना चाहेंगे जो हम सभी के लिए जो है उपयोगी हो सकते हैं, जिससे जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे श्वसन एलर्जीज़ हैं या फिर गले में खराश हो जाती है, आंखों से पानी आना, इस तरह की समस्याओं से बचाव किया जा सके? जी ऐसा, क्योंकि जब मैंने कहा भी बताया था कि जब ऋतु संधि आजकल ये मौसम बदलता है तो इस ऋतु में, क्योंकि जैसे अभी दिल्ली के अंदर देखा है, बाकी भी जगह हवा की बहुत ज़्यादा गुणवत्ता ख़राब हो जाती है जी। इस मौसम में श्वास की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़ास करके जो इस दफ़ा पानी भी ख़राब हो जाता है, पानी भी ख़राब पिया तो उसमें पेट की बीमारियां, टाइफाइड वगैरह बहुत हो जाता है जी। लेकिन श्वास की बीमारियों में तो विशेष करके हमको, जैसे सुबह आजकल हम सैर पर बाहर ना निकलें जब तक कि हवा बिल्कुल साफ़ ना हो, पानी जो है बहुत हल्का सा गर्म पानी पिएँ, ठंडा पानी ना पिएँ। विशेष करके हमको खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो कफ़ करें, जो ठंडी होती हैं, जिनका हमारा कफ़ बढ़ सकती है या खांसी बढ़ सकती है, हमारे श्वास की एलर्जी बढ़ सकती है, उनका उपयोग ना करें। विशेष करके जैसे वर्षा ऋतु के बाद भी इस मौसम में भी दही का इस्तेमाल ना करें, रात को दही कभी ना खाएं और ऐसी चीज़ें जो कफ़ करती हैं उनका ना इस्तेमाल ना करें। इस मौसम में च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें, पानी हल्का गर्म लें, थोड़ा सा मुलट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमको इस्तेमाल जब करते हैं, च्यवनप्राश एक ऐसी रसायन है जिसका इस्तेमाल हमको सर्दियों में करना चाहिए। इन सब चीज़ों को जब लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी बनती है शरीर की, और रोग के प्रति हमारी क्षमता बढ़ती है और हम इसमें कम बीमार पड़ते हैं। और ख़ास करके बच्चों को उसमें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको इसमें श्वास की बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं, तो बच्चों को छाती में कफ रुक जाती है, उससे उनको श्वास की बीमारी होती है, इस पर हम विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी, और जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, यानी जिन्हें कफ की समस्या ज़्यादा रहती है, उन्हें विशेष तौर पर ये जो नुस्खे बताए गए हैं, ये जो औषधियाँ बताई गई हैं, इनका प्रयोग करें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। फिलहाल एक कॉलर हैं इंदौर से, अरविंद जी हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी अरविंद जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं डॉक्टर अरविंद शिंदे, मैं पूछना चाहता हूँ कि जी चिकनगुनिया के बाद जो जोड़ों के दर्द शेष रह जाते हैं जी, उनके बारे में मैं अभी अंशमनी वटी लेता हूँ, चंद्रप्रभा लेता हूँ पहले से। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चिकनगुनिया में जो जोड़ों के दर्द वो रह जाते हैं जी, उसमें क्या उपचार किया जाए आयुर्वेद में? जी डॉक्टर शालिनी, चिकनगुनिया अगर किसी को होता है उसके बाद जो जोड़ों में दर्द रहता है, क्या उसके लिए कोई थेरेपी क्या किया जा सकता है आयुर्वेदिक उपचार में अगर बात की जाए? चिकनगुनिया के बाद जो होने वाला दर्द है उसमें आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा रोल है, परंतु एक आपके माध्यम से यहाँ पर हम अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं तो उससे हानि भी होने की संभावना है, क्योंकि व्यक्ति का
पूरा विश्लेषण किए बिना चिकित्सा देना ये अच्छा नहीं होगा, परंतु जो सामान्य औषधियाँ हैं उनमें सामान्यतया आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके शरीर में जो शोथ है, बचा हुआ है इन्फ्लेमेशन, उसको कम करने में विशिष्ट भूमिका निभाएगा जो औषधियाँ आप ले रहे हैं उनके साथ साथ में। और थोड़ा आप संशमनी वटी ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, और हम आपको सलाह देंगे कि आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक या वैद्य के पास जाएं और एक साक्षात आप उनसे मिल करके फिर परामर्श लेके तब आप अपने आहार विहार और औषधियों का प्रयोग करेंगे। ये आपके लिए विशेष रूप में लाभदायी होगा। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है डॉक्टर शालिनी। इनकी उम्र है, जो हमारे व्यूअर हैं इनकी उम्र है 58 इयर्स। नीज में पेन, उन्होंने कहा कि घुटनों में दर्द रहता है, क्या किया जा सकता है? इनका वज़न कुछ ज़्यादा है, इनकी हाइट है 6'6" और इनका वेट है लगभग 68 या 69 kg इन्होंने लिखा है। जो आयु के साथ जोड़ों का दर्द होता है बहुत बार देखा जाता है, जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है या फिर सर्दियां शुरू होती हैं उस समय जोड़ों के दर्द की संभावना बढ़ जाती है। क्या किया जा सकता है? हालांकि ये तो स्पष्ट है कि जाहिर तौर पर एक आयुर्वेद आचार्य या वैद्य से अगर मिलकर परामर्श लेकर ही उपचार शुरू किया जाए तो बेहतर होगा। जैसे इनकी उम्र है 58, तो नॉर्मली इस अवस्था में वायु दोष की वृद्धि होने लग जाती है। तो अच्छा ये रहेगा कि ये जैसे तेल का अभ्यंग करे, थोड़ा तेल को गुनगुना ले करके उसकी मालिश करें। तो ये तेल घर पे भी बना सकते हैं, अजवाइन, सेंधा लवण, इनसे सिद्ध तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या कुछ तेल हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे महानारायण तेल है उसका प्रयोग कर सकते हैं, धानवंतर तेल है उनका प्रयोग कर सकते हैं, जो पीड़ा शामक होते हैं। इन तेलों का प्रयोग करना, मालिश करना, उसके बाद हल्की सिकाई करना, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। रात में सोते वक्त ये करें, और जब तेल की मालिश कर रहे हैं तो उस वक्त एसी, पंखे ये सब बंद हो, क्योंकि जब हम अभ्यंग या सिकाई करते हैं तो एक तरफ से गर्मी और एक तरफ से सर्दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। और बाकी तो औषधियों के लिए जैसे हमने पहले भी कहा कि अश्वगंधा का प्रयोग थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमनली मिल जाता है। और अपने खाने पीने में पौष्टिक चीज़ें जैसे थोड़ा दूध है, इसका सेवन थोड़ा आप कर सकते हैं अगर आपको ये साथ में है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सुबह की धूप लें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जी हाँ, क्योंकि सूर्य की धूप विटामिन डी से होने वाली समस्याओं से भी बचाव में उपयोगी होती है, और अगर किसी भी समस्या को दूर करना है तो उसके विषय में सही जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मनोज नेसरी, आयुर्वेद संबंधित जानकारी सही माध्यम से, सही प्लेटफॉर्म से हर एक व्यक्ति तक आसानी से पहुंच पाए, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से उपयोग किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय ने एक आयुष ग्रिड करके एक संकल्पना करी है, और ये आयुष ग्रिड, ये संकल्पना जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जैसे आप जानते हैं कि भारत सरकार ने डिजिटल हेल्थ का प्रावधान किया है, और डिजिटल हेल्थ को हम अधिक से अधिक बढ़ा रहे हैं। तो ये डिजिटल हेल्थ जो है, इसके माध्यम से कई सारे अलग अलग जो फिल्में हैं जो आयुर्वेद के बारे में है, इसको अलग अलग संस्थाएं जो है वो उसको वितरित करती है। उसके अलावा कई सारे जो आचार आदान प्रदान जो है विचारों का, वो उसके माध्यम से हो सकता है। कई सारे जो वेबिनार्स है, वो वेबिनार्स भी हम कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, तो उनके लिए भी इसके बारे में जानकारी हो। जैसे कि अभी किसी ने सवाल जो पूछा था कि मुझे वो चिकनगुनिया है जी, तो चिकनगुनिया जो आयुर्वेद के माध्यम से हम जो समझते हैं कि वहाँ पे आमावस्था है, और ये जो ये जो संकल्पना है ये बहुत महत्वपूर्ण, और ये एक आयुर्वेद की विशिष्ट संकल्पना है। और इसको पाचन करने के लिए जैसे आप सौंठ है तो सौंठ को ले सकते हैं, अजवाइन को ले सकते हैं, उसका एक गर्म पोटली करके उससे सेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो जानकारी है ये भी अलग अलग इस वीडियो फिल्म में और जो डिजिटल इनिशिएटिव्स है तो उसके माध्यम से हम देते हैं। तो इस प्रकार से ये जन जन तक जाने के लिए ये एक हमने प्रावधान किया है, ताकि जो लास्ट माइल जो है वहाँ पे भी हम एक्सेस करें, इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाए, इसकी अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ाए, और टेलीमेडिसिन के माध्यम से जितने भी सारे दूर दराज के जितने भी लोग हैं, गांव है, तो वहाँ तक हमारी सुविधा वहाँ पे पहुँच जाए। तो इसके लिए सारा प्रावधान किया जाता है जी। और साथ ही जो वेलनेस सेंटर है, अब उनमें भी आयुष पद्धतियों की जो उपलब्धता है वो करवाई जा रही है, और अलग अलग अस्पतालों में इंटीग्रेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट भी शुरू किए गए हैं, जिससे न सिर्फ मॉडर्न मेडिकल साइंस बल्कि आयुष पद्धतियों का लाभ भी सब तक पहुंच सकें। वैद्य त्रिगुणा जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रश्न आए हैं। सुजाता हैं, रणधीर हैं, कृति हैं,
सुजीत हैं, ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में जैसा आपने कहा विषाणुओं और रोगाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तो कई तरह के इन्फेक्शंस और संक्रमण की संभावना रहती है। अगर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, जो कवच के रूप में कार्य करती है, अगर वो कवच को मजबूत कर दिया जाए तो रोग का प्रभाव भी कम होता है, और अगर रोग हो जाए तो जटिलताएं कम होती हैं। कैसे अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, और विशेष तौर पर सर्दियों के मौसम में किस तरह का आहार हम सभी के लिए उपयोगी हो सकता है? देखिए, एक तो पहले विशेष बात तो यही है कि जब सर्दियों में हमको मौसम से ध्यान रखना चाहिए। सुबह जैसे अभी बताया था कि सुबह बाहर आजकल सैर के लिए ना निकलें क्योंकि हवा की पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आहार और विहार के एंगल से हमको विशेष करके ऐसी चीज़ें जैसे आजकल ड्राई फ्रूट ज़्यादा लें, हम पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। दूध में हल्दी का इस्तेमाल करें, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हम च्यवनप्राश इस मौसम में बहुत अच्छा होता है। आंवला जो कि हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, आंवले का उपयोग हम रोज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का जब उपयोग करते हैं तो हमारी शरीर की क्षमता बढ़ती है। और ऐसी औषधियाँ जैसे अभी चर्चा चल रही थी चिकनगुनिया की, चिकनगुनिया हमने देखा है कि बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन इसके जो दर्द हैं वो 10 सालों साल नहीं हटते। और इसकी चिकित्सा लोग जब पेन किलर दवाइयाँ खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी चिकित्सा भी है, बहुत अच्छी औषधियाँ भी हैं। तो किसी भी अच्छे चिकित्सक के पास जाके ये उनका बीमारी जो है निर्मूल भी होती है और वो ठीक हो जाती है। तो हमको इस मौसम में विशेष करके अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना चाहिए। शहद का इस्तेमाल करें, जैसे हमने कहा था कि दूध में हल्दी ले लें, तुलसी और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलट्ठी बहुत अच्छी होती है। हमको रसायन भी, वैद्य जी क्या आंवला भी उपयोगी हो सकता है इस मौसम के लिए? आंवला तो बहुत ही इसी मौसम में होता है और ये 4-5 महीने चलेगा। आंवले से ही च्यवनप्राश बनता है, आंवले से ही ब्रह्मरसन बनती है। और आंवला हमको ताज़ा आंवले का स्वरस लेना चाहिए। अगर ताज़ा आंवले का स्वरस लेते हैं तो उसको ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी हम सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं, उसका स्वरस भी ले सकते हैं, उसकी रसायन भी ले सकते हैं। और आंवला खुद रसायन है। आंवले में 5 रस होते हैं जिसका कि शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं दिल्ली से, राजेश जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। राजेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राजेश सहगल बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है, मेरा राइट साइड का पैर का जो नाखून है आगे का अंगूठे का, वो बहुत दर्द करता है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था 1-2 बार, तो उन्होंने कहा इसमें फंगल इन्फेक्शन है जी। और उन्होंने मेरे को कोई मेडिसिन दी जो हफ्ते में 1 दिन खानी है। वो बोले 2 महीने खाइए, लेकिन मैं 2 महीने खाया, ठीक नहीं हुआ। आपकी उम्र कितनी है राजेश जी, और क्या आपको मधुमेह रोग है? नहीं, मुझे किसी तरह का कोई रोग नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी एज 52 है, लेकिन वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा वेट ज्यादा है। राइट। और एक चीज और इसके साथ पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे किचन में मसाले वगैरह यूज होते हैं, क्या ये भी आयुर्वेदिक में आते हैं? और एक क्वेश्चन मेरा और है कि मेरे पैर के तलवे में बड़ी दर्द होती थी, तो मेरा एक बार एक्सरे करा तो डॉक्टर ने कहा हड्डी बढ़ गई है। तो फिर दोबारा किसी ने मेरे को उसका कुछ ट्रीटमेंट बताया मसाज से, तो फिर दोबारा चेक कराया तो पता लगा वो हड्डी नहीं बढ़ी, उसको प्लांटर फिसिट बोलते हैं, पैर के मसल स्टिफ हो जाते हैं जी। तो 6 महीने बाद वो अपने आप ठीक हो गया, जबकि वो पहले कह रहे थे कि हड्डी बढ़ गई इसलिए ठीक नहीं होगा जी। लेकिन अब वो दर्द बहुत कम हो गया, 95% कम हो गया। पर ये मेरा अंगूठे का जो है फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये समस्या अभी भी है। डॉक्टर शालिनी, जो इनका पहला प्रश्न है कि फंगल इन्फेक्शन अंगूठे में, दवा ले चुके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं हो रहा, क्या किया जा सकता है? देखिए, ऐसे मरीज़ हम लोग के पास आते रहते हैं और मैं राजेश जी को बताना चाहती हूँ कि ये फंगल इन्फेक्शन थोड़ा समय तो ज़रूर लेता है ट्रीट होने में, क्योंकि गंभीर धातु में है। परंतु हाँ, ये 6 महीने के ट्रीटमेंट से आप आयुर्वेद की चिकित्सा लीजिए एक परामर्श के साथ, और आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा जी। और इनका जो दूसरा प्रश्न था वैद्य त्रिगुणा जी, कि जो हमारे किचन में, रसोई में जो मसाले होते हैं, क्या वो भी स्वास्थ्यवर्धक या उनको भी एक तरह की औषधि माना जाए? देखिए, जितनी हमारे किचन में होते हैं, जैसे चाहे जीरा है, अजवाइन है, और चाहे बड़ी बड़ी इलायची, ये सब एक तरह से औषधि, हर चीज़ औषधि होती है। हल्दी का तो उपयोग काफ़ी किया जाता है। जहाँ आपने अभी बात फंगस की बात की थी जी। मेरा मानना है कि ये फंगस, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इसमें समय लगता है ठीक होने में, तो इसमें घर में घरेलू, इसमें उसके मुताबिक मैं बता सकता हूँ कि नीम के पानी में उबाल के, छान के, उसमें थोड़ी हल्दी मिला के उससे दिन में 2-3 दफ़ा वॉश करें। टंकन होता है एक, ये सफ़ेद टंकन को उसके ऊपर लगाएं
और बड़ी हरड़ जो होती है उसको घिस के उस पर लगाएं तो 5-6 महीने के अंदर वो नखून भी नया आएगा और फिर वो उसकी फंगस भी ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल और साधारण जो है इसकी चिकित्सा आपको बताई है, इसका उपयोग करें। बाकी अपने चिकित्सक को भी दिखा लें। जी, सरल उपाय है लेकिन प्रभावशाली भी है, इसका उपयोग किया जा सकता है और एक वैद्य या आयुर्वेद विशेषज्ञ से परामर्श लेकर भी किस तरह के इलाज के और विकल्प हो सकते हैं वो आप निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, आयुर्वेद के विषय में जानकारी जारी रखेंगे विशेषज्ञों के साथ। आप देखते रहिए DD न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के महत्व के विषय में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी जानकारी है और किस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है, अलग अलग बीमारियों के लिए क्या अनुसंधान किए जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर मनोज नेसरी, बहुत सारी बीमारियों के लिए अब न सिर्फ सहयोगी बल्कि एक मेन स्ट्रीम की तरह भी आयुर्वेद का उपयोग किया जा रहा है। कोई विशेष बीमारियां बताना चाहेंगे जिनसे आयुर्वेद जिनमें बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध हो रहा है? किस तरह के अनुसंधान किए गए हैं, क्या एविडेंस है? क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस एविडेंस मानती है और आजकल कई सारे अनुसंधान और रिसर्च किए जा रहे हैं। किस तरह के लाभ सामने आ रहे हैं आयुर्वेद से संबंधित? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार ये माना जाता है कि आयुर्वेद ये केवल वेलनेस के लिए है, तो ऐसा नहीं है। एक्यूट से लेकर क्रॉनिक तक जितनी भी सारी बीमारियां हैं, सभी में आयुर्वेद आज जो है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करके उभर रहा है। उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो कोविड है, और कोविड ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी सारी सिस्टम्स को प्रूव करने के लिए कि उनमें क्या क्या ताकत है। तो कोविड में जब भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो सारा काम किया, और ये काम जो हमने किया वो हमारी रिसर्च काउंसिल है CCRS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, उसके माध्यम से किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के माध्यम से किया, CSIR जो है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके माध्यम से किया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में हमने काम किया। अब ये सारा काम जो हमने किया उसमें कई सारे जो एविडेंसेस है वो सामने आए। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अणु तेल ये एक आयुर्वेद का तेल है, और ये अलग अलग प्रकार के जो वायरल इन्फेक्शंस है, स्पेशली जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं या लोअर रेस्पिरेटरी के हैं, उसमें ये नाक में डाला जाता है। अब ये कोविड में जब हमने इसका एक्चुअली जो आयुष की गाइडलाइन जो हमने वितरित की थी उसमें हमने इसका प्रावधान किया था, और इसके ऊपर जो रिसर्च किया उसमें ये पाया गया कि ये अणु तेल जो है वो किसी भी वायरस का शरीर के अंदर जो प्रवेश होने से ही उसको रोकता है। तो ये हमने रिसर्च किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में। तब आप, और ये दिनचर्या में भी कहा गया है कि अणु तेल जो है वो दिन में आपने कम से कम 4-5 बार लगाना चाहिए। स्पेशली अभी ये ठंडी का मौसम है, अभी शीत ऋतु है, इसमें कई सारे वायरस आ सकते हैं। प्रदूषण के लिए भी डॉक्टर मनोज नेसरी कहा जाता है कि अगर अणु तेल की कुछ बूंदें जो है नाक में डाल ली जाएं तो प्रदूषण का प्रभाव भी शायद कम होता है। बिल्कुल 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 सही है। तो ये अणु तेल जो है वो कई चीज़ों के लिए कारीगर होता है, तो इसके लिए अणु तेल के ऊपर काफ़ी हमने काम किया। उसी प्रकार से बाकी जो वनस्पतियाँ है, जैसे अभी गिलोय है, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, तो इसके ऊपर काफ़ी सारा संशोधन हो चुका है। और ये पहले माना जाता था कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, क्योंकि चिकित्सा में तो ये बहुत ज़्यादा कारीगर है, लेकिन जब पहले फार्माकोलॉजी लोगों ने इसमें काम किया तो उनको लगा कि इसमें कोई वो एक्टिविटी है ही नहीं। बाद में जब एक्चुअली पता चला कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जो है वो शरीर में जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है, और जो इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मतलब जो गिलोय है ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, और इम्यूनिटी बढ़ा के टी लिम्फोसाइट जो है उसको एक्टिवेट करके वो जाके बैक्टीरिया या वायरस है उनको इनगल्फ करते हैं। ये एक दूसरा पहलू सामने आ गया।
जो आयुष 64 ये जो फॉर्मुलेशन भारत सरकार ने प्रमोट किया, इसके ऊपर हमने IIT के साथ में मिलके, CSIR के साथ में मिलके कई सारा काम किया। अब ये उसमें 4 केवल वनस्पतियाँ होती है, लेकिन इन 4 वनस्पतियों के अंतर्गत ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इसमें लगभग 400 के आसपास प्राइमरी उसमें मॉलिक्यूल्स है, प्राइमरी फाइटोकेमिकल्स उसमें है, और ये जो जाके वायरस के ऊपर अटैक करते हैं और ये वायरस को ख़त्म करते हैं। इसमें अभी काम चल रहा है, तो इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना संभव नहीं होगा, क्योंकि फिर वो IPR के माध्यम से वो उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन ये इस प्रकार से इसमें एक ये नवाचार हुआ है जो प्रकृति, ये एक कंसेप्ट है आयुर्वेद का, तो प्रकृति और जीनोमिक्स, इसके ऊपर पिछले 20 साल से काम हो रहा है। ये CSIR के माध्यम से काम हो रहा है, और इसमें यह पता चला है कि जो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है प्रकृति, तो ये जीनोमिक्स के आधार पे भी सही है, सत्य है, और इसको सरल तरीके से किसी भी लैब की वो आधार ना लेते हुए केवल कुछ सवाल पूछ के हम ये बता सकते हैं कि ये प्रकृति है, और इनको अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, आगे की कोई बीमारी, इसको रोकथाम के लिए फलाना ये उपचार करने चाहिए। इस प्रकार से कई सारे जो वनस्पतियां हैं, कई सारे फॉर्मुलेशंस है, इंक्लूडिंग जो मर्क्यूरियल फॉर्मुलेशंस है, क्योंकि माना जाता है कि मर्क्यूरियल फॉर्मुलेशंस मतलब उसमें टॉक्सिक है, ये वो हानिकारक है, तो ऐसा नहीं है। ये मर्क्यूरियल फॉर्मुलेशन से ये तुरंत कारीगर होते हैं, और आपको अगर तुरंत लाभ चाहिए, एक्यूट इमरजेंसी कंडीशंस है, तो उसमें रससिंदूर है, समीर पन्नग है, तो इस टाइप की जो दवाइयाँ हैं ये तुरंत काम करती है। ये 1 डोज में, 2 डोज में काम करती है, और वो 1 दिन में या 2 दिन में ही पेशेंट ठीक हो जाता है। और इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है कि ये कैसे कार्यकारी होती है। जी, तो प्रमाण भी है, अनुसंधान भी है, और इसके लाभ भी हैं। यही लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए आयुर्वेद दिवस को एक प्लेटफॉर्म की तरह उपयोग किया जा रहा है, जिससे सामान्य लोगों तक आयुर्वेद के लाभ पहुंचे, इसकी जानकारी पहुंचे। फिलहाल जानकारी लेने के लिए फ़ोन किया है बिहार से सत्यदेव जी ने, फ़ोन लाइन पर हैं हमारे साथ। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। सत्यदेव जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी है सर, मैंने कब सिर्फ साथी दिया, आयुर्वेद का कब सिर्फ लिया, लेकिन उससे कोई लाभ हमको नहीं मिला। कब सिर्फ आपने उपयोग किया है? खांसी कैसे रुकेगा, कौन सी दवा ली जाए? अपना सवाल दोहराएं सत्यदेव जी। सर हमारा खांसी आज 3 साल से चल रहा है जी, अभी तक ठीक नहीं हुआ जी। वैद्य त्रिगुणा जी, खांसी इनको लगातार चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, खांसी के बहुत कारण हैं। शुष्क काश भी हो जाता है, आजकल सर्दियों में खांसी बहुत बढ़ जाती है। अच्छे चिकित्सक को तो दिखाएं, लेकिन विशेष करके ऐसी औषधियाँ जो कफ के लिए फ़ायदा करती हैं, और परहेज इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई दफ़ा आदमी औषधि लेता है लेकिन परहेज नहीं करता, आदमी ज़्यादा ऐसी औषधियाँ लेता रहता है जिससे कि उसकी खांसी और ख़राब हो जाती है। लेकिन विशेष करके वो पानी थोड़ा सा गर्म पिएँ, सुबह शाम ठंड का ध्यान रखें, कोई खट्टी चीज़ें, दही वगैरह, सॉस वगैरह ना खाएं, और ऐसी चीज़ें जिसको जो खांसी गले में फ़ायदा करेंगी, अपना मधुयष्टि है, तुलसी है, और इन चीज़ों को करें। आयुर्वेद के अंदर वासावलय है, कंठकारी अवलय है, वासारिष्ट है, कुछ और औषधियाँ भी इस तरह की मिलती हैं जिसका कि उस पर उनको खांसी ठीक हो सकती है। लेकिन जो औषधियाँ हैं वो तो चिकित्सक से सलाह लेके लें, और ये खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन जब ये पुरानी खांसी हो जाती है तो इसमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, परहेज इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। विशेष करके मौसम का और खाने पीने का, आहार का बहुत ज़रूरी है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। जी डॉक्टर शालिनी, जब किसी भी रोग के निदान की बात आती है तो किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए और एक अप्रोच क्या रहता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इसको देखते हैं कि प्रमाण कैसे मिलेगा अगर कोई रोग हो रहा है, कैसे पहचान कर पाएंगे, क्या उसके लिए कोई साइंटिफिक डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का आप लोग उपयोग करते हैं, और कैसे देखा जाता है कि व्यक्ति में वाकई सुधार हो रहा है? क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं होते। आयुर्वेद की जब चिकित्सा या हम निदान की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लक्षण हमारे रोगी के सापेक्ष होते हैं। मतलब रोगी हमें उन्हें बताता है, हम उनके लक्षणों के आधार पर जो रोगी हमें बताएगा, जो हम उनके शरीर में देखते हैं, उनके आधार पर हम रोग का निर्धारण करने के लिए जाते हैं। परंतु क्योंकि आज जैसे सर ने बोला कि हम मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं या एविडेंस की बात होती है,
तो वहाँ पर हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम जो नवाचार उत्पन्न हुए हैं या इनोवेशंस हैं उनका यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कि हम डायग्नोस करने के, हम तो आयुर्वेद माध्यम से ही डायग्नोस करते हैं, परंतु जो लैब के पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लेते हैं ताकि हमारा सेफ्टी का, एफिकेसी का डाटा जनरेट हो सके कि पहले जो चीज़ें थी क्या थी स्टेटस व्यक्ति के बॉडी में, और अब जब चिकित्सा हमने कर ली तब क्या चेंजेस आ गए हैं, किस किस लेवल पर चेंजेस आए हैं, और साथ ही साथ वो जो डेटा होता है क्योंकि उसने औषधि का प्रयोग किया है तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि हमारी औषधियों में नुकसान हो सकता है हैवी मेटल्स के कारण से। तो जब सेफ्टी का डेटा भी आता है कि जो नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, तो वो जो डेटा निकल के आता है वो उसकी सेफ्टी की ओर भी इंडिकेट करता है। तो पहले सेफ्टी और एफिकेसी, इसके लिए जो डिफरेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है लैबोरेटरी की वो हम उपयोग करते हैं जी। और अभी साथ साथ और एविडेंस उत्पन्न करने के लिए जो जैसे कि डी सर ने पहले ही बताया कि हम और रिसर्च के माध्यम में जा रहे हैं और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का भी उपयोग कर रहे हैं जहाँ पर जीन एक्सप्रेशन, इनके माध्यम से कहाँ पर किस तरीके से हमारी दवाएं एक्ट कर रही हैं, क्या उसका मैकेनिज्म है, ये भी लाने की कोशिश हो रही है, परंतु अभी इसमें समय लगेगा जी। और फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आयुर्वेद के विषय में कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से। आप देखते रहिए DD न्यूज़, हम जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। क्या है उपयोगिता और महत्व आयुर्वेद के ज्ञान का हम सभी के लिए, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। फिलहाल दिल्ली से एक कॉलर हैं, अरविंदो जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। मेरा नाम अर्धेंदु सरकार है जी। नमस्कार। नमस्कार। पैनल के सभी डॉक्टरों को मेरा नमस्कार। मेरा पहले सवाल है आर्थराइटिस के बारे में। आजकल आर्थराइटिस जो है हर एज पे ही पाया जा रहा है, तो इसका परमानेंट कोई इलाज है क्या जी? एलोपैथी में तो कहते लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ेगा। और मेरा मदर लास्ट 25 साल से एलोपैथी मेडिसिन ले रही है, उनकी उंगली टेढ़ा हो गया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एसिडिटी जो है उसके बारे में आयुर्वेद का क्या सुझाव है जी? इनका जो पहला प्रश्न है वैद्य त्रिगुणा जी की आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शायद गठिया की बात कर रहे हैं, किस तरह से आयुर्वेद इसमें उपयोगी हो सकता है? क्योंकि 25 वर्षों से इन्होंने कहा कि इनकी माताजी जो हैं एलोपैथी दवाओं का प्रयोग कर रही हैं और जोड़ भी अब टेढ़े हो गए हैं। देखिए, आयुर्वेद में इसकी अच्छी चिकित्सा भी है, तो पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा। और ज़्यादा पेन किलर दवाई लंबे खाने से, उन पेन किलर दवाइयों से उसका इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आते हैं, विशेष करके किडनी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, उससे लिवर ख़राब होता है। तो ज़्यादा पेन किलर दवाइयाँ लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए। और आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं ये बिल्कुल निरापद है, उसको लंबे समय तक ले सकते हैं। इससे जोड़ों के दर्द और सूजन में भी फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी ऐसी प्रचलित औषधियाँ हैं, लेकिन औषधियों के नाम तो नहीं लोग लेके, जैसे गूगल है, इसके कंपाउंड्स हैं हमारे बहुत सारे, जैसे सौंठ, शुंठी की बात की थी। लेकिन खाने पीने का परहेज इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इस मौसम में, वर्षा ऋतु में, सर्दी के मौसम में हमारी ये बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो हमको उसका उपयोग। और पंचकर्म की चिकित्सा, उसका इसमें विशेष फ़ायदा होता है जी।
अभी आपने बात की थी एसिडिटी की, अम्ल पित्त की। तो अम्ल पित्त में आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। अब उसमें विशेष करके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। खट्टी चीज़ें, मिर्चें, गरम मसाले, केचप, अचार, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बहुत देर खाली पेट ना रहें। जो चीज़ें आपको ज़्यादा अम्ल पित्त करती हैं, जैसे दही भी एसिड करता है, उसका उपयोग ना करें और इन चीज़ों से बचें। और ऐसी चीज़ें जो अम्ल पित्त में फ़ायदा करती हैं, और आयुर्वेद में इसकी बड़ी अच्छी चिकित्सा है, बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, उससे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। त्रिकना जी, बहुत सारे अब माइक्रोबायोम की बात हो रही है कि आपने गट के जो बैक्टीरिया हैं, हेल्दी बैक्टीरिया, उनको बढ़ाने के लिए कुछ विशेष मंत्र बताना चाहेंगे, कुछ विशेष उपाय? देखिए, जैसे हमारी छाछ है, यही बहुत अच्छी, हमारे लिए बहुत अच्छी। इसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, ये इसका बहुत फ़ायदा होता है। हम तो इसका लिए आंवले का उपयोग इस मौसम में करना चाहिए, छाछ का उपयोग करना चाहिए। इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। एसिडिटी में फ़ायदा होता है, हमारे लिवर के लिए भी अच्छी है। और समय के मुताबिक, जैसे आजकल अभी नेस्ली जी बात कर रहे थे कि जिस मौसम में जो सब्जियां होती हैं या फल होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। आजकल जैसे मूली है, शलगम है, इन करें। पत्ते जैसे हमारे यहाँ अभी बथुआ है, पालक है, चौलाई है, इनका इस्तेमाल करें। इससे हमारा लिवर भी ठीक रहेगा। बेसिकली हमने अपने आप को लिवर का भी स्वस्थ रखना है, तो हमारा ऐसे। लेकिन इसमें विशेष करके गर्म चीज़ें, खट्टी चीज़ें, मिर्च वाली चीज़ें, शराब है, तंबाकू है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी, और विपरीत आहार पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि गलत कॉम्बिनेशन यानी गलत तरीके से अलग अलग प्रकृति के आहार खाना भी समस्या का कारण बन सकता है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास हैं। डॉक्टर शालिनी, गिरीश पांडे जी है, वो ये कह रहे हैं, मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न है उनका। उनके बेटे को दौरे पड़ते थे, एपिलेप्सी की समस्या, जिसके लिए वो दवा ले रहे थे। साथ ही बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको, 14 वर्ष की उम्र है, ऑटिस्टिक है वो बच्चा। क्या आयुर्वेद में इस स्थिति के लिए कुछ आप बताना चाहेंगी जो लाभकारी हो सकता है और स्थिति में सुधार कर सकता है? डेफिनेटली, देखिए ये समस्या तो थोड़ी टफ है, क्योंकि एक साथ कई डिजीज़ेज़ एग्जिस्ट कर रही हैं जी। तो समस्या कठिन ज़रूर है, परंतु जब हम मन की बात करें और मनोविकारों की बात करें, तो आयुर्वेद में सिर्फ मन को अलग से नहीं लिया जाता है। मन के लिए आहार, विहार, विचार, 3 चीज़ कंपोनेंट को एड्रेस करना होता है मनोरोगों की चिकित्सा में। तो सिर्फ औषधियाँ ही नहीं काम करेंगी, परंतु उस बच्चे का जो आहार है वो ढंग से प्रिपेयर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा बना हुआ हो, सात्विक हो, ऐसा आहार उसके लिए हितकर होगा। जल जो है, जल को भी मेडिकेटेड करके प्रयोग में लाया जा सकता है। वो क्या औषधियों से मेडिकेट होगा, ये चिकित्सा वैद्य जो हैं उनके परामर्श से बताई जाएंगी। और विभिन्न जो पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं, उनका भी यहाँ पर यथोचित प्रयोग किया जाएगा। तो निश्चित रूप में लाभ तो मिलेगा, परंतु समय लगेगा। तो आपको मेरा निवेदन है कि आप एक अच्छे चिकित्सक की परामर्श लें और उनके देखरेख में बच्चे का इलाज कराएं, निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। जी, और कोई भी व्याधि अगर है, उसकी पहचान के लिए और उसके उपचार के लिए एक अच्छे आयुर्वेद आचार्य या वैद्य के पास जाना उतना ही उपयोगी सिद्ध होता है। डॉक्टर मनोज नेसरी, किस तरह से पहचान की जाए? एक तो बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है कि सभी जो वैद्य होते हैं उनके अपने अपने तरीके होते हैं रोग की पहचान और इलाज के लिए। कैसे इस पूरे जो तकनीक या प्रक्रिया है उसको स्टैंडर्डाइज किया गया है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी वैद्य आयुर्वेद का उपचार कर रहे हैं, इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन की जा सके? नहीं, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हर एक वैद्य की अपनी अपनी एक पद्धति है डायग्नोस करने की, ये नहीं है। आयुर्वेद में एक विशिष्ट डायग्नोसिस पद्धति है और इसमें अलग अलग जो मापदंड है उसको ध्यान में लिया जाता है कि जैसे उसकी प्रकृति क्या है, उसकी भूख कितनी है, उसको क्या क्या लक्षण है, उसकी नाड़ी क्या है। तो ये दोष का जो एक बैलेंस देखा जाता है कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा दोष कम हुआ है। और उसी प्रकार से धातु लेवल पे, मतलब जो अलग अलग धातु हमारे शरीर में है, रस है, रक्त है, मांस है वगैरह, तो उसमें क्या क्या खराबी है और ये किस अवयव में खराबी है, तो ये पूरा एक विश्लेषण उसमें है और इसी प्रकार से उसका डायग्नोसिस किया जाता है। और ये आयुर्वेद के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, BMS में पढ़ाया जाता है, MD में पढ़ाया जाता है और इसमें ये मास्टरी कर देते हैं। उसी के साथ साथ में जो आजकल के जो टेक्निक्स है,
वो अलग अलग जो इमेजिंग टेक्निक्स है उसको प्रयोग में लाया जाता है, जो अलग अलग लैबोरेटरी टेक्निक्स है उसको प्रयोग में लाया जाता है, और इसके कारण इसका जो सटीक एक डायग्नोसिस है वो हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरा जो आपने पूछा कि उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए तो अलग अलग डिसीज़ स्पेसिफिक भी जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो भी मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने इसको इश्यू करी है। चाहे वो डायबिटीज़ की गाइडलाइंस है, जैसे अभी पहले एक सवाल आया था कि मुझे वो कई समय से खांसी है, तो पहले तो ये है कि अगर आपको 15 दिन से ज़्यादा खांसी है तो पहले आपने देखना चाहिए कि आपको टीबी तो नहीं है। तो इसी प्रकार से डायबिटीज़ के बारे में हमने एक 10 सवाल इसमें हमने बनाए कि अगर ये 10 सिम्टम्स में से अगर 5 अगर आप में प्रेजेंट है तो आप किसी भी लैब में जाके पहले जांच करिएगा कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ और उसमें अलग अलग लेवल पे कि अगर उसका आँखों के ऊपर असर होता है, किडनी के ऊपर असर होता है तो उसके लिए गाइडलाइन क्या है। उसी प्रकार से मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है, मतलब जो प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में क्या क्या आपने उपचार करने चाहिए, प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है कैसी हो रही है, उसकी गाइडलाइन बनाई है। अभी अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के माध्यम से एक गाइडलाइन बनाई गई जो लेबर है और पोस्ट डिलीवरी उसके बारे में गाइडलाइन बनाई गई। मस्कुलोस्केलेटल डिसीजेस है, कई सारे सवाल अभी आए थे कि अगर हमारे घुटने दुखते हैं या आर्थराइटिस है तो उसमें क्या, तो ये अलग अलग गाइडलाइन बनाई है और उसमें कानून भी पुख्ते हैं। और कानून में जो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एक्ट 2020 जो पहले इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 था, तो उसके माध्यम से इसके लिए कई सारे प्रावधान हैं और ये प्रॉपरली रेगुलेटेड है। उसी प्रकार से जो हमारी जो ड्रग्स है तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इसके माध्यम से, और जो कई सारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, फार्माकोपिया हमने जो बनाया है और फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम चलाया है, उसके माध्यम से दवाओं के बारे में स्टैंडर्ड्स है। तो स्टैंडर्ड जो है वो ट्रीटमेंट के बारे में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड आयुष के लिए हमने अलग से उसको प्रचालित किया है। सर्विस स्टैंडर्ड्स भी हमने बनाया है कि जो भी थेरेपिस्ट है तो थेरेपिस्ट जो सर्विस देता है वो अच्छी देगा, कैसे देगा, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए वो स्टैंडर्ड बनाए। तो एक टोटल जो हेल्थ केयर डिलीवरी है उसके 4 जो अगर अंग माने जाएंगे कि डॉक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एजुकेशन है, उसकी दवाइयाँ हैं और जो थेरेपिस्ट है, ये सारे जो अलग अलग वो अंग उसके हैं उसके स्टैंडर्ड सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग जो गाइडलाइंस है और रेगुलेशंस ये भारत सरकार ने बनाए हैं जी। और यही वो मुख्य स्तंभ हैं जिन पर टिकी है मजबूत आयुर्वेद की इमारत। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आयुर्वेद के विषय में कुछ और जानकारी विशेषज्ञों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के महत्व के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, डॉक्टर शालिनी राय, डॉक्टर मनोज नेसरी। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ भ्रमों को दूर करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर वैद्य त्रिगुणा जी आपसे कि क्या आयुर्वेद का मतलब है हर्बल? देखिए, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हर्ब्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, मेटल्स भी हैं। और जैसे अभी नेस्ली ने शुरू में बताया था, आयुर्वेद सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पेड़ों के लिए भी है, पशुओं के लिए भी है, सबके लिए जो है वो आयुर्वेद में इसमें चिकित्सा भी है, पशु आयुर्वेद भी है, हस्ती आयुर्वेद भी है। तो इसलिए हम आयुर्वेद के माध्यम से पूरी मानव जाति का, सबका हम चिकित्सा करते हैं, ध्यान रखते हैं। जी डॉक्टर शालिनी, क्या ये जो थेरेपीज़ हैं आयुर्वेद में जिनका उपयोग किया जाता है बहुत धीरे कार्य करती हैं और बहुत छोटी समस्याओं के लिए ही उपयोगी हैं?
ये स्टेटमेंट को कोई सपोर्ट नहीं है। आयुर्वेद की थेरेपीज़ जो बहुत चिरकालीन और एक्यूट, जो तुरंत उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, उनमें भी काम करती हैं और त्वरित एक्शन भी है इनका। जी डॉक्टर मनोज नेसरी, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक सूडो साइंस है, यानी इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे? जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया कि आयुर्वेद के बारे में अनुसंधान बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसमें 50,000 से ज़्यादा पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं और जो केवल पब्लिश्ड है वही केवल अनुसंधान है, ये भी मानने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी चीज़ें जो होती है कि जो आप हमेशा रोज़ाना देखते हैं और उसके माध्यम से आपको पता चलता है कि ये किस प्रकार से काम करता है, तो ये गलत धारणा है और मैं कहता हूँ कि ये एक दुष्प्रचार है कि आयुर्वेद ये सूडो साइंस है। जब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये समझ जाते हैं कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा साइंस इसमें है, उसके सिद्धांतों में है, उसकी चिकित्सा में है। राइट। वैद्य त्रिगुणा जी, बहुत सारे ईमेल्स में एक प्रश्न था कांतिहीन त्वचा के लिए जो सर्दियों में हो जाती है, क्या विकल्प बताना चाहेंगे एक वाक्य में इसके लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातः भ्रमणम, जब अगर मौसम ठीक हो तो सुबह की सैर, सर्दियों के अंदर धूप का सेकना, आप्त का सेवन भी बहुत ज़रूरी है। और फिर आहार बहुत ज़रूरी है। अगर हम ध्यान करते हैं, योग मेडिटेशन करते हैं, आहार और विहार हमारा ठीक होता है तो हमारी कांति भी अच्छी होती है, हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हम किसी भी बीमारी से बच पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर शालिनी, क्या आयुर्वेदिक दवाएं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बिना परामर्श के खुद ही ली जा सकती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमेशा आयुर्वेदिक दवाओं को चिकित्सक के परामर्श से ही लेना चाहिए। डॉक्टर मनोज नेसरी, क्या इन दवाओं की एक्सपायरी डेट नहीं होती, यानी जितनी पुरानी दवा होगी उतना ही बेहतर काम करेगी? नहीं, दवाइयों की एक्सपायरी होती है, ये प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है और जो हमारे जो रेगुलेशन है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसमें भी ये नोटिफाइड है और ये हर जो पैकिंग है वो पैकिंग के ऊपर लिखा होता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और उसकी एक्सपायरी डेट कब है। जी, क्या ये सिर्फ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में ही कार्य करता है वैद्य त्रिगुणा जी? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि यह मूल औषधि है। हाँ, लेकिन हमको किसी भी पद्धति के साथ आपस में कोई विरोध नहीं है, लेकिन बहुत सारी लाइफस्टाइल की ऐसी बीमारियां जिनकी चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत अच्छी है और हमको सब पद्धतियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारा विशेष ध्येय है कि व्यक्ति को ठीक होना। डॉक्टर शालिनी, क्या ये थेरेपी जो आयुर्वेद में प्रयोग की जाती हैं बहुत अधिक कॉस्टली होती हैं, महंगी होती हैं? बहुत से लोग ये मानते हैं आजकल। हर प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध है। घर पे उपलब्ध जो औषधि है, आहार है, उनके द्वारा भी चिकित्सा हो सकती है जिसमें एक भी रुपया नहीं लगेगा और आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सर्वसुलभ से लेकर ये चिकित्सा सर्वसुलभ है। डॉक्टर मनोज नेसरी, किस तरह से अच्छी, सुरक्षित, सरल तरह से सभी तक आयुर्वेद एक जीवन शैली के रूप में, एक चिकित्सा के रूप में पहुंच पाए और साथ ही क्या संदेश रहेगा आपका सभी के लिए आयुर्वेद को अपनाने के लिए और उससे लाभ प्राप्त करने के लिए, किस तरह से आगे कदम बढ़ाएं? भारत सरकार ने ये आयुर्वेद का लाभ सभी को हो, इसके लिए केवल आयुष मंत्रालय नहीं तो अलग अलग मंत्रालयों के अंतर्गत जितनी जितनी चिकित्सा सेवाएं हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, रेलवेज़ हैं, तो इनके अंतर्गत जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद को अभी इंटीग्रेट किया गया है। जो अलग अलग एम्स है आज, उस एम्स में भी आज आयुर्वेद को इंटीग्रेट किया गया है, तो वहाँ पे भी आपको आयुर्वेद की चिकित्सा उपलब्ध है। वो जो कैंसर हॉस्पिटल्स है, कई सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, इन्होंने आयुर्वेद को इंटीग्रेट किया गया है। भारत सरकार ने मेडिकल वैल्यू ट्रैवल जो है उसको बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया है, तो उसमें आयुष का एक बहुत बड़ा योगदान है। अभी माननीय मंत्री के प्रताप राव जाधव, इनके निर्देशन के द्वारा एक बड़ा इवेंट किया गया आयुष बेस्ड मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, तो इसके माध्यम से ये चिकित्सा जो है वो सभी को उपलब्ध हो सकती है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, डॉक्टर शालिनी राय, डॉक्टर मनोज नेसरी। विस्तार से हमने विशेषज्ञों से जाना है कि आयुर्वेद हम सभी के लिए लाभकारी है। कहा जाता है कि प्रकृति के बीच रहना, प्रकृति के साथ चलना, इसका अर्थ है कि हम कई गुना चमत्कारों को एक साथ देखते हैं। लेकिन जब बात आती है आयुर्वेद की, तो
तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमें प्राकृतिक रूप से जीवन जीने का तरीका सिखाता है, हमारी जीवन शैली में बदलाव लाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, यानी आरोग्य जीवन प्राप्त होता है और दीर्घायु भी मिलती है। इसलिए प्राकृतिक रूप से जीवन जिएं, आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारें, या ये कहें कि एक आयुर्वेदिक जीवन ही आपके संपूर्ण जीवन को सार्थक बना सकता है। बीमारियों से बचाव करना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो इसका एकमात्र उपाय, एक महामंत्र है आयुर्वेद। आयुर्वेद हम सभी के लिए है और सभी के स्वास्थ्य और जीवन को लाभान्वित कर सकता है। इसके उपयोग को समझें और ये भी जानें कि ये चमत्कार नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है जो हमें अच्छा, उपयोगी और उचित जीवन प्रदान कर सकता है। आयुर्वेद के विषय में जानकारी का सिलसिला यहीं पर रोकेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।